कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके अगले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उसकी वो मुस्कान राहुल के लिए ऐसी थी जैसे मानो किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। उसने खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, हेलो भाभी, मैं राहुल, मनोज के बचपन का दोस्त। मनोज ने आपको तो मेरे बारे में बताया ही होगा। ऐसा बोलते हुए उसने अपना एक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। माही ने ना चाहते हुए भी हाथ मिला लिया। राहुल ने उसके हाथों को कस के दबा दिया। माही को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसने राहुल को दिया था। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और मनोज ये सब बहुत ही चुपचाप से देख रहा था। तभी मनोज ने मजाक करते हुए बोला, अरे बस भी कर, अब छोड़ भी दे अपने भाभी का हाथ। तो राहुल ने माही का हाथ छोड़ दिया। फिर हंसते हुए मनोज को देखा और बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि भाभी इतनी सुंदर है। मनोज ने माही की तरफ देखा जो झूठी हंसी के लिए मुस्कुरा रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मनोज बोला, वो तो है, आखिर बीवी किसकी है? राहुल ने मनोज से कहा, तुझे मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ। उसने आवाज लगाई, सनाया। ये सुनकर सनाया उसकी तरफ आते हुए बोली, हाँ बोलो राहुल। राहुल ने कहा, इनसे मिलो, ये है मनोज और इनकी वाइफ माही। सनाया ने जब माही को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। डर के कारण उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। वो डरते हुए बोली, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माही ने भी उसको देखकर स्माइल किया और हेलो बोला। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आई, अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। वो आवाज सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन अजय सिंघानिया की थी। सिंघानिया ग्रुप बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना नाम थे, पर पिछले कुछ सालों से उनकी कंपनी की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आया और वहां आकर मनोज की तरफ देखकर बोला, ओह, तो मिस्टर मनोज भी आए हैं यहाँ। फिर उसने माही की तरफ देखा। वो उसको वहां देखकर घबरा गया। उसको इस तरह से देखकर सनाया ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसको शांत रहने का इशारा किया। राहुल ने मनोज से कहा, मनोज, इनसे मिलो, ये है मेरे होने वाले फादर इन लॉ। उन दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। राहुल बस एक टक माही को देखे जा रहा था। उसका मन में कई सवाल थे और मनोज उसको ऐसा करते हुए बस देखे जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। तभी राहुल ने सनाया को अपनी तरफ खींचा और उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो डियर, पार्टी शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग वहां से चले गए। जाते वक्त भी राहुल माही को देखते जा रहा था। माही को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे राहुल का उसकी तरफ ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि जाए और जाकर उसे सब कुछ बता दे। उसे बता दे कि उसकी प्यारी माही को बर्बाद करने के पीछे ये इंसान के खाल में छिपे भेड़िए हैं। वो देख रही थी उन सब को वहाँ। वो उनमें से एक एक को पहचान रही थी। वो सभी उसकी बर्बादी के कारण थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उनको यूं अपने सामने देखकर मुस्कुराने के। वो सभी एक हाल की तरफ बढ़ गए। वहां पर सबके लिए बैठने के लिए इंतजाम किया गया था। रिंग सेरेमनी शुरू हुई और सभी तालियां बजा रहे थे। माही भी फीकी मुस्कान लिए बस तालियां बजाई जा रही थी। पूरे वक्त वो यही सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह मैं वहां होती। मनोज कभी माही को देखता तो कभी राहुल को। उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। सेरेमनी के बाद राहुल ने माइक लेते हुए सभी से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से मिला। आज मैं बहुत समय बाद अपने बचपन के दोस्त मनोज से मिला और सबसे खास उनकी वाइफ माही भाभी से मिला। मनोज वाइन का ग्लास हाथ में लिए राहुल को देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र माही पर टिका दी जो कुछ घबराई हुई थी और बस सर झुकाकर नीचे की तरफ देखे जा रही थी। फिर राहुल ने बोला, तो आज मैं अपने भाभी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और हम सबके लिए एक गाना गाएं। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो प्लीज़ हमारे लिए बस एक गाना। तो जोरदार तालियां हो जाएं।
मिस माही गुजराल के लिए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। मनोज को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है कि बिना पूछे उसने उससे सबके सामने गाने को क्यों बोला। पता नहीं माही को गाना आता भी है या नहीं। उसने माही की तरफ थोड़ा चिंता के भाव से देखा, लेकिन इस समय भी उसने वाइन की ग्लास अपने हाथों में पकड़ रखा था। सोफे पर महाराजाओं की तरह शान से बैठा था। उसने वाइन की सिप लेते हुए माही को देखा, जो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। पहले तो माही ने सोचा कि वो मना कर दे, लेकिन उसे याद आया कि अगर वो नहीं जाती है तो मनोज की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए वो उठ गई और स्टेज की तरफ चल दी। उसको यूं जाता देख मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर सनाया भी गुस्से से लाल हो जाती है। वो माही को ऐसे देखती है जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। उसने जब माही को देखा था वो तब ही समझ गई थी कि ये सब अब आसान नहीं होने वाला है। स्टेज पर पहुंचने के बाद माही पियानो बजाने को बैठी। मनोज अपना सर नीचे किए हुए अपने ग्लास के वाइन को देख रहा था। तभी माही ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। मनोज को जब पियानो की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपना सर उठाया और हैरानी से माही को देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि माही एक अनाथ थी, तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी। तो उसने पियानो बजाना कैसे सीखा? पियानो क्लासेस के तो बहुत पैसे चार्ज होते हैं। ये सब बातें मनोज के दिमाग में चल रहे थे। फिर उसने अपना दिमाग इन सब बातों से हटा दिया और माही की तरफ प्यार से देखने लगा। उसे माही पियानो के सामने बैठी बहुत ही सुंदर लग रही थी। बहुत ध्यान से देख रहा था। वो ये जानता था कि माही को राहुल भी उसे अपने दिल की बातें गानों में बोलना अच्छा लगता है। वो बस उसके दिल की बातों को समझना चाहता था। उसके होठों पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो गई और वो शांति से अपनी जगह बैठ गया और बस माही को देखने लगा। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। ना दर्द है ना गम है तेरे, ना इश्क है ना तेरी वो चाहते, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें हैं। फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी क्या खलती तेरी है कमी। मनोज जब माही की आवाज़ सुनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे वो आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है जैसे इससे प्यारी आवाज़ उसने पहले कभी सुनी ही ना हो। लेकिन जब वो शब्दों पर ध्यान देता है तो उसे लगता है मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उस आवाज़ में उसे बहुत दर्द का एहसास होता है। वो अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और राहुल को ध्यान से देखने लगता है। राहुल भी बस माही को देखे जा रहा था। मनोज को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपने वाइन के गिलास को तेजी से पकड़ लेता है और वाइन पीने लगता है। माही राहुल को देखती है और गाती है। तुमको कहा था साथ जिएंगे, होंगे जुदा न हम कभी, हाथ ये थामे चलता रहूं मैं वक्त ये ले जाए कहीं, झूठी है ये सारी कस्में सारे वादे प्यार के, दफन मैं उनको ही कराई जश्न में अपने हार के। माही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, हाँ खलती तेरी है कमी, जो मैं रोती हूँ आज भी। माही अपनी जगह खड़ी हो जाती है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और माही की बड़ाई करने लगते हैं। सबकी आंखें नम हो चुकी होती हैं, लेकिन मनोज न अपने जगह से उठता है और ना ही वो तालियां बजाता है। वो एक नज़र राहुल को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। ये सब देखा, फिर वाइन पीने लगा। उसके सीने में दर्द हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को निकाल। उसने गिलास पर अपनी पकड़ और तेज कर लिया हो। थोड़ी देर बाद सब बातों में व्यस्त हो गए। मनोज की नज़रें माही को खोज रही थी। हालांकि उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और उससे सम्मान के साथ बात कर रहे थे, लेकिन मनोज की आंखों में एक खालीपन था। जब माही उसको दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी नज़रें राहुल को खोजने के लिए घुमाई, लेकिन उसे वो भी कहीं नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने इधर उधर देखा, फिर मन ही मन सोचा, माही तुम कौन हो, आखिर क्या राज है तुम्हारा। जब दोनों ही मनोज को पार्टी में नजर नहीं आए तो मनोज उनको खोजता हुआ बाहर की तरफ चला आता है। उसने अपने एक हाथ में वाइन की ग्लास पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अगर आज उसे उस उदासी में डूबने से कोई बचा सकता है तो वो बस वाइन है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उसके जिस
हाथ में वाइन थी, उसमें उसने अपनी सिल्वर वॉच पहन रखी थी और अपना एक हाथ अपने पैंट की जेब में डाल रखी थी। उसने अपने चेहरे पर अपने अंदर चल रहे तूफान को नजर नहीं आने दिया। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई घमंडी राजा अपने महल में चला जा रहा हो। उसने अपने कदमों को चलते हुए रोक लिया और अपने आप को एक पोल के सहारे खड़ा कर लिया। वो जहाँ खड़ा था वहाँ अंधेरा था, जिससे कोई उसको देख नहीं सकता था, पर वो सामने खड़े उन दोनों को देख सकता था। उसे पता था कि आज उसका दिल टूटने वाला है, फिर भी वो खुद को उनकी बातों को सुनने से रोक नहीं पाया। वो शांत भाव से उन्हें बस देखे जा रहा था। राहुल ने माही के हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देख रहा था और उसने बोला, मुझे यकीन नहीं होता, पहले मैं, फिर मेरा भाई और अब मेरा दोस्त। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी, पैसों के लिए कुछ भी करोगी। मुझे ये पता नहीं था तुम्हारी इस भोले शक्ल के पीछे इतनी चालाक और लालची औरत छुपी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलते समय उसने माही की कलाई को बहुत कस के पकड़ रखा था। माही को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उससे ज़्यादा दर्द तो उसे उसकी कही बातों से हो रहा था। उसका एक एक शब्द ऐसे लग रहे थे मानो कोई हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभो रहा हो। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे राहुल, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे, मैं अब किसी की बीवी हूँ, छोड़ो मुझे। राहुल हंसा और हंसते हुए उसने माही को देखा और उसके हाथों को उसके पीठ के पीछे ले जाकर पकड़ लिया और उसको अपने करीब कर लिया और बोला, बीबी? कैसी बीबी? किससे झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो तुमको छूता भी नहीं है? वो तो तुम्हारे ही सामने किसी और के साथ वो सब करता है। वो तो तुम्हें उस काबिल भी नहीं समझता और खुद को उसकी बीवी कहती हो। अरे मैं तो तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए माफ भी कर देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची होगी कि अपने आप को बेच दोगी। ये सुनकर माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से बेतहासा आंसू निकल पड़े। मनोज ये सब सुन रहा था। उसने वाइन की ग्लास को इतनी तेज पकड़ा कि उसके हाथों में ही टूट गया और उसके हाथों से खून निकलने लगा और उसने अपने आप में ही बोला, नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो सकती, नहीं। उसका दिल भी उस ग्लास की तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में माही के लिए गुस्सा उतर आया। राहुल ने जब माही की आंखों से आंसू निकलते देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। उसको माही उस वक्त बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, ऐसी लग रही थी मानो वो कोई निर्दोष हो। राहुल बहक गया। उसने माही को पीछे की दीवार से लगा दिया और उसके होठों पे किस करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगा। माही ने जब उसको ये करते देखा तो उसने राहुल को धक्का देना शुरू कर दिया और बोली, राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अब किसी और की बीवी हूँ, छोड़ो मुझे, ये गलत है, छोड़ो, ऐसा मत करो। राहुल उसको और कस के पकड़ लेता है और बोलता है, क्या गलत? जब तुमने मेरे साथ होते हुए भी मेरे भाई के साथ वो सब किया तो तुम्हें गलत नहीं लगा, तो फिर आज मेरे साथ वो सब करने में गलत कैसे? मनोज तो तुम्हें कभी छुएगा भी नहीं, तो फिर क्यों? माही ने जब ये सुना तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने राहुल को जोरों से धक्का दिया और उसके गालों पर एक चांटा कस के लगा दिया और बोली, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार कैसे किया। तुम भी बाकियों के जैसे नीच हो। और हाँ, मनोज मेरा पति है, वो आज नहीं तो कल मेरे पास ही आएंगे। अगर मुझे उनका 10 साल तो क्या पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ा तो मैं करूँगी, लेकिन अब ये मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब मनोज का है। ये बोलकर माही पीछे मुड़ी और रोते हुए बाहर की तरफ चली गई। वो भागकर कार में पहुंच गई और उसमें बैठकर रोने लगी। राहुल वहीं खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ कस के सामने की दीवार पर दे मारा और चिल्लाता हुआ वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने अपने सिर को अपने दोनों पैरों के बीच कर लिया और रोते हुए बोलने लगा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ माना था, तो फिर क्यों किया? क्यों चली गई तुम मुझे बिना बताए? मैं तुम्हें माफ़ कर देता जो भी तुमने मेरे साथ किया, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, क्यों? और फिर वो रोने लगा। मनोज उसको देख रहा था। उसने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना था। जब माही ने उसे अपना पति कहा, उसे सिर्फ उसका पूरी जिंदगी इंतजार करने को कहा, तो उसकी टूटी हुई उम्मीदें वापस लौट आई। उसने सब कुछ अब माही के मुंह से सुनने का फैसला किया
और वो भी गया और जाकर शांति से कार में बैठ गया। जब माही ने उसको देखा तो वो बोली, सॉरी, मैं बिना बताए चली आई, मुझे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मनोज ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ हाँ बोला और फिर शांति से अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। माही भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। माही को क्या पता था कि आज की काली रात उसके लिए खत्म नहीं हुई थी, इसे तो अभी और गहरा और काला होना था। शायद ये माही के लिए सबसे लंबी रात होने वाली थी। ये रात उन दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। मनोज उतरकर सीधा घर में चला जाता है, माही भी उतरकर घर में जाती है। मनोज लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और अपने कोट को उतारकर साइड कर देता है और अपनी टाई को ढीला करने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थी। माही बोलती है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, गुड नाइट। मनोज उसको बिना देखे बोलता है, एक गिलास पानी। माही बोलती है, अभी लाती हूँ, और वो एक गिलास पानी लाकर मनोज को देती है। सरला अपने घर जा चुकी थी। जब माही पानी मनोज को दे देती है तो उसकी नज़र मनोज के हाथ की तरफ जाती है तो वो खून देखकर घबराते हुए बोलती है, खून? आपके हाथों से तो खून बह रहा है। वो मनोज का हाथ पकड़ लेती है। मनोज उसको यूं करते बस देखता है। माही पूछती है, आपको चोट कैसी लगी? वो उसके चोट पर पट्टी लगाती है। मनोज बस उसको देख रहा था। उस वक्त माही उसको बहुत प्यारी लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। तभी उसकी नज़र माही के हाथ की कलाइयों पर पड़े दाग पड़ जाती है, जो राहुल के कस के पकड़ने की वजह से पड़ गए थे। मनोज को सब याद आने लगता है। उसका चेहरा एक बार फिर से गंभीर हो जाता है। वो माही से पूछता है, माही, मैं अगर कुछ पूछूंगा तो क्या सच सच जवाब दोगी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। माही थोड़ा डरती है और फिर हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ। मनोज उसके तरफ ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, क्या तुम राहुल को पहले से जानती हो? माही उसका सवाल सुनकर चौंक जाती है, फिर कुछ सोचती है और बोलती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। मनोज उसका झूठ सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है और माही की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ। माही को अब राहुल से जुड़ी कोई बात नहीं करनी थी। अब वो उसको याद भी नहीं रखना चाहती थी। उसने मनोज को देखा, फिर अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मैं उसे नहीं जानती और आप भी मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। ये मत भूलिए कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में कोई दखल नहीं देंगे, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? मनोज इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि वो गुस्से से उठता है और माही के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको अपने बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले पर अपने हाथों को रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने उस आदमी को चोट पहुंचाया है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ। तुमने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमेशा खुश रहने वाले इंसान को मैंने दुख के साए में जाते देखा है और उन सब की वजह तुम थी। ये सब बोलते समय मनोज की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस समय जो लड़की उसके सामने थी वो लड़की थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा नफरत भी। पर आज उसके प्यार पर उसका गुस्सा भारी पड़ गया था। जब माही ने यह सुना कि राहुल ने खुद को मारने की कोशिश की, तब वो अंदर तक टूट गई। अब उसको जिंदगी से ज़्यादा मौत आसान लग रही थी। उसने मनोज के हाथों से अपना हाथ हटा लिया। मनोज ने उनकी तरफ नफरत से देखा और फिर उसने उसके गले पर अपनी पकड़ तेज कर दी और बोला, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? उसके आंखों से आंसू माही के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने माही को देखा और उससे बोला कि जी तो चाहता है कि तुमको मैं जान से मार डालूं। पर मनोज को एहसास होता है कि माही अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। उसको एक अजीब से डर ने घेर लिया। उसने माही के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुराई जा रही थी। मनोज अपने होश में आया। उसने उसकी गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी तो माही ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने गले पर लगाकर बोली, नहीं, ऐसा मत करो, मार दो मुझे, मार दो मुझे। मनोज, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति दे दो, प्लीज़ मुझे मार दो,
मुझसे ये दर्द अब और नहीं बर्दाश्त होता है, मुझे मार डालो। ये बोलते हुए उसके हाथों से अपना गला दबाने लगती है। मनोज जब उसको ऐसा करते देखता है तो वो अपने हाथों को पीछे ही खींचता है और उसके आंखों में देखता है, जिसमें उसे सिर्फ निराशा, सच्चाई और बहुत सारा दुख दिखता है। मनोज उसको छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो माही के कंधों को पकड़कर बोलता है, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, बताओ मुझे, क्यों किए? तुम जीना नहीं चाहती? बताओ मुझे, क्यों छोड़ा तुमने उसको? अगर तुम उससे इतना ही ज़्यादा प्यार करती थी तो क्यों धोखा दिया तुमने उसे? माही रोते हुए बोली है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, नहीं था कोई और रास्ता। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, वो मैं थी जिसके साथ गलत हुआ। मनोज ने जब ये सुना तो थोड़ी देर के लिए वो सहम सा गया। वो बस माही को देखे जा रहा था। फिर उसने माही की तरफ देखा और बोला, धोखा नहीं दिया? गलत हुआ? क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताओ मुझे, सब जानना है। माही अपने आंखों से आंसू पोंछती है और मनोज के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। मनोज जब उसको ये करते देखता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो उसको ऐसा करने से रोकता है, बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? माही उसकी तरफ देखते हुए अपने कपड़ों को निकालती है और बोलती है, आपको जानना था ना कि क्या गलत हुआ था मेरे साथ, मेरी क्या मजबूरी थी? तो देखिए, ये थी मेरी मजबूरी। मनोज ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। माही ने फिर कहा, देखिए मुझे, देखिए मेरी तरफ। मनोज अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने माही के शरीर को देखता है जिसमें बहुत सारे दाग बने हुए थे। उनको देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर जैसे दुख का सैलाब उमड़ आया हो। उसने तुरंत सामने रखे चादर को उठाया और उससे माही को ढक दिया। उसने उसको गले से लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही लगा रहा, जैसे वो खुद को समेटने की कोशिश कर रहा हो। माही बस बोले जा रही थी, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। और फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गई। माही को मनोज के बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपने आप को पता नहीं क्यों पर उसकी बाहों में बहुत महफूज महसूस कर रही थी। कुछ देर के बाद मनोज ने उसको अपने गले से लगाए हुए बोला, किसने किया ये? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो अपने आप को रोने से रोक रहा था शायद। बताओ मुझे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बताओ मुझे, सब कुछ जानना है, सब कुछ। माही उसको सुन रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या मनोज रो रहे हैं? उसने माही की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, किसने किया है ये? मैं वादा करता हूँ उसको मैं मौत से भी ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगा। उन्हें बर्बाद करके रख दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उसको मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। माही हैरान नजरों से मनोज को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आता है। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने उसको अपनेपन का एहसास कराया था, इतना महफूज महसूस कराया हो, किसी ने उसके लिए बदला लेने की बात कही हो। माही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, मैं सब कुछ बताऊंगी। माही मनोज के बेड पर बैठ जाती है और मनोज उसके सामने रखे चेयर पर। मनोज शांत भाव से माही को देखने लगता है। माही अपना सर नीचे करके बोलना शुरू करती है, मेरा जन्म दिल्ली शहर के एक जाने माने खानदान में हुआ था। मैं जब पैदा हुई थी मेरे परिवार में सब बहुत खुश हुए। मेरे दादाजी ने पूरे अस्पताल को ही सर पर उठा लिया था। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही छोटी उम्र में गुजर गई थी। उनका नाम भी माही था। दादाजी बोलते थे कि मेरी आंखें बिल्कुल उन पर गई हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम माही रख दिया। मेरे परिवार में मम्मी पापा दादा दादी मेरा बड़ा भाई हम सब थे। मेरी माँ एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाया था और वो मेरे पापा के साथ उनके ही कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे पापा से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हमेशा झगड़ा किया करते थे, लेकिन मेरे पापा कब मम्मी से प्यार करने लगे उनको पता ही नहीं चला और मेरी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात दादाजी को पता चली तो पहले तो वो नाराज हुए, फिर उन्होंने मम्मी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नानी के परिवार ने मम्मी से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उनकी नज़र में मम्मी ने जो किया वो पाप था। मेरे दादाजी और दादी जी ने मेरी मम्मी को बहुत प्यार दिया। मेरे पैदा होने के बाद मेरी कुंडली हमारे कुल के पंडित को भेजी गई। उन्होंने बताया कि इस लड़की की सितारे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है। मेरे दादाजी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुए।
उन्होंने उस दिन से मेरे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगा दी, मेरे लिए कई तरह की क्लासेस के इंतजाम कर दिए जिससे मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं, उन्हें डर लगता था कि किसी ने मुझे अगर परेशान किया तो। उस वक्त मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता था, वो बहुत ही अकड़ू था। वो छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ता था, मुझे बहुत चिढ़ाता था, लेकिन फिर हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। मेरे पापा मुझे रात में चांद सितारों की कहानियां सुनाते थे। मुझे चांद बचपन से ही बहुत प्यारा लगता था। फिर एक दिन मैंने मेरे दोस्त के साथ चांद को देखा और तब से पापा हम दोनों को साथ में ही चांद दिखाते थे। लेकिन एक दिन मेरा वो दोस्त कहीं चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा उसकी याद आती थी। तो मेरी माँ ने मुझे पियानो बजाना सिखाना शुरू कर दिया। मेरी माँ को पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरी ज़िंदगी में वो काली अंधेरी रात आई जिसको मैं चाह के भी भूल नहीं सकती। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जब मैं 10 साल की थी, मैं छत पर बैठकर चांद को देख रही थी। अचानक से मेरे घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी मेरे पापा भागते हुए ऊपर आए। उनके शरीर पर जलने के निशान थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो, अपना ख्याल रखना, राजीव अंकल की हर बात मानना। पापा आपके साथ यहीं तक थे और उन्होंने कहा मैं आपको यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ, आंखें बंद कर लो। मैं रोने लगी, पर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे पुल में फेंक दिया और राजीव अंकल ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। पापा ने ऊपर से ही बोला, राजीव इसको दूर ले जाओ, बहुत दूर, किसी को पता ना चले कि ये हमारी बेटी है। राजीव अंकल मुझे लेकर बाहर की तरफ भागने लगे। मैं अपने पापा को देख रही थी। धीरे धीरे आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। मेरे सामने ही मेरा पूरा घर जल गया। मैंने सबको खो दिया। राजीव अंकल मेरे दादाजी के बहुत वफादार आदमी थे। राजीव अंकल मुझे अपने घर ले गए। हम कुछ दिन वहाँ रहे। फिर वो एक दिन भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने बताया, छोटी मालकिन, अब आपको मेरे पास से जाना होगा। उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। फिर उन्होंने मुझे अपने एक भरोसेमंद साथी को सौंप दिया। मुझे अनाथालय छोड़ने को कहा। उन्होंने मुझे अनाथालय छोड़ दिया। मेरे दादाजी हर साल उस अनाथालय को डोनेशन दिया करते थे। मैं वहीं पली बढ़ी, लेकिन मुझे हमेशा अजीब लगता था क्योंकि वहाँ जब भी कोई बच्चा गोद लेने आता था तो वो लोग उनको सभी बच्चों को दिखाते थे, पर मुझे वो अलग कर देते थे। अगर कोई मुझे गोद लेना चाहता भी था तो वो लोग मुझे गोद नहीं देने देते थे। पहले मुझे यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर एक दिन मेरे अनाथालय में 2 लड़के आए। उनमें से एक राहुल था और दूसरा कौन था मुझे पता नहीं था, पर मुझे वो दूसरा लड़का बहुत पसंद था। वो हमेशा तो नहीं, पर हर त्योहार पर आता था और मैं उसको छुप छुप कर देखती थी। वो बिल्कुल मेरे उस पड़ोस वाले दोस्त की तरह दिखता था। शायद इसीलिए मैं उसे पसंद करती थी। उसको सोच सोच के मैं खुश हो जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसने अनाथालय आना बंद कर दिया। मैं बहुत बेचैन होने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर हमारे अनाथालय में पूजा आई। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। हम हर एक काम एक साथ करते थे। वो मेरे लिए मेरी बहन से भी बढ़कर थी। वक्त बीतता गया और उस लड़के की यादें धुंधली हो गई। जब मैं 18 साल की हुई तो एक दिन मुझे एक वकील मिलने आए। वो मेरे परिवार के वकील थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में जो आग लगी थी उसमें कोई नहीं बचा था। उन्होंने बताया कि उनका एक भरोसेमंद एम्प्लॉय अजय सिंघानिया ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से हम लोग दिवालिया होने के कगार पर थे। लेकिन सबूत न मिलने के कारण वो बच गया। ये नाम मेरे जहन में बस गया था। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं अपनी मर्जी से कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ, और ये भी कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए पहले से ही एक सीक्रेट बैंक अकाउंट खोल रखा था, जिसमें मेरे लिए लगभग 10 करोड़ रुपए थे। दादाजी को कुछ पता लग गया था शायद कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, और ये भी लिखा था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि मेरे दादाजी मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने वहाँ से निकलकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। एक बार मैं कैंटीन में बैठी थी तो कुछ लड़के मुझे परेशान करने लगे। एक लड़के ने मुझे उनसे बचाया। वो लड़का सूरज था। सूरज अपनी गलत एक्टिविटी के कारण पूरे कॉलेज में फेमस था, तो मैं उससे दूर ही रहती थी। एक दिन सूरज राहुल के साथ कॉफ़ी पीने कैंटीन आया और वहीं पर एक बार फिर मेरी मुलाकात राहुल से हुई। वो वहाँ से MBA कर रहा था।
हम दोनों में दोस्ती हो गई। मैं अक्सर उन लोगों के घर जाया करती थी। अगर कोई मुझे परेशान करता था तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन राहुल मुझे हमेशा सबसे बचाता था और इस बात के लिए मेरा मजाक भी उड़ाता था। मैं राहुल को पसंद करने लगी थी और राहुल भी मुझसे प्यार करने लगा था। एक दिन हम सब में पूजा, सूरज, राहुल सूरज के पीछे फ्रेंड, हम लोग नाइट आउट के लिए बाहर गए थे। वहाँ पे मैं पहली बार सनाया से मिली। वो सूरज की दोस्त थी और वो राहुल को पसंद करती थी। मुझे ये नहीं पता था उस दिन पहली बार सूरज ने मेरे और राहुल के बीच गलतफहमी के बीज बोए। उसने मुझे कॉल किया और अपने कैंप में बुलाए, ये कह के कि उसको कुछ ज़रूरी काम है। जब मैं वहाँ गई तो उसने चक्कर आने का बहाना किया और मेरे कंधे पर सिर रखकर खड़ा हो गया। तभी सनाया राहुल को लेकर वहाँ आ गई और जानबूझकर बोली, क्या यार ये सब करना था तो कम से कम बाहर कोई वार्निंग तो लिख देते। मैंने जब राहुल को देखा तो उसे सब समझाया और सूरज ने भी समझाया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। राहुल नाराज हो गया, वो बाहर चला गया। मैं भी उसको समझाने गई तो उसने मुझसे एक बात कही, तुम मुझसे कभी अपनी नज़रें न चुराना। अगर कभी ऐसा किया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने देखा वो सच था और तुमने जो बोला वो झूठ। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे गले लगाया। मुझे राहुल की ये बात छू गई कि उसे अपने आंखें देखी सच्चाई से ज़्यादा मेरे आंखों की सच्चाई पर भरोसा है। फिर सूरज भी मेरे पास आया और उसने भी माफ़ी मांगी और बोला कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। लेकिन पूजा मुझे हमेशा से ही सूरज से दूर रहने को बोलती थी। मुझे लगता था कि वो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, इसलिए बोलती है, तो मैं उसकी बात को हंसी में टाल देती थी। इसी तरह वक्त बीतता गया। सूरज और सनाया ने ऐसे ही मेरे और राहुल के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल हमेशा ही मुझ पर विश्वास करता था। मुझे नहीं पता था कि सूरज ऐसा क्यों करता है, लेकिन जब तक राहुल मुझ पर यकीन करता था मुझे कोई डर नहीं था। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। फिर मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। बहुत जल्दी ही मार्केट में मेरे काम को पसंद किया जाने लगा और मुझे लगा कि मेरे सपने पूरे होने लगे। लेकिन माही गहरी सांस लेती है। मनोज बोलता है, लेकिन क्या? और माही आगे बोलती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर राहुल के डैड ने अपनी कंपनी अपने बेटों के नाम करने की सोची। राहुल के बड़े होने की वजह से उसे कंपनी का सीईओ बनाने की बात कही। सूरज को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसके सौतेला होने की वजह से उसके डैड उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। उसने राहुल से सब कुछ छीन लेने की सोच ली। उस दिन से वो गलत कामों में उतर आया। उसने खुद की कंपनी बना ली। कंपनी तो बस दिखाने के लिए थी। उसकी आड़ में वो सभी तरीके से गलत काम करने लगा। सब उससे डरते थे, इसीलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। वो राहुल से नफरत करता था, लेकिन वो राहुल को ये दिखाता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो उससे सब कुछ छीन लेना चाहता था और वो जानता था कि राहुल सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है, तो वो सबसे पहले मुझे उससे दूर करना चाहता था। फिर वो हर बार कुछ ऐसा करता कि राहुल और मेरे बीच झगड़े होने लगे, लेकिन फिर हम दोनों एक साथ हो जाते थे। सनाया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने राहुल से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि माही आजकल कुछ ज़्यादा ही सूरज के साथ रहती है? ऐसा लगता है वो तुम्हारी नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है। पर राहुल को मेरे और सूरज का पर पूरा विश्वास था। सूरज पर तो वो आंखें मूंद कर भरोसा करता था। वो हमेशा कहता था कि सूरज जिस तरीके का लड़का है, अगर वो मुझसे इतना प्यार नहीं करता तो मुझे कब का बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन मेरा सूरज ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए राहुल ने कहा, बकवास मत करो, वो दोनों फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर में काम करते हैं और कंपनीज के बीच ऐसे एग्रीमेंट होते रहते हैं जिससे उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। कुछ समय बाद राहुल और मैंने शादी की बात सोची। राहुल ने मेरी कुंडली और अपनी कुंडली पंडित के पास भेजी। उस वक्त मैंने उसे पहली बार मेरे खानदान का असली नाम बताया। मुझे नहीं पता था कि सनाया मेरी बात छुप कर सुन रही है। फिर वो रात आई जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बोलते समय माही की आंखों में आंसू आ गए। मनोज धीरे से उठकर माही के पास आता है। वो उसके कांपते हाथों पर अपने हाथों को रखता है। माही मनोज के ऐसा करने से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो उसके आंसू की कुछ बूंद मनोज के हाथों पर गिर जाती है।
मनोज माही के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है, फिर वो माही को देखता है। माही आगे बोलती है, जब मेरी और राहुल की शादी की बात सनाया सूरज को बताया तो सूरज गुस्से से पागल हो गया और अपने घर के सामानों को तोड़ने लगा। फिर उसने सनाया से कहा कि नहीं, इस बार नहीं। राहुल, तुमने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन सूरज ने मुझे कहा कि मुझे लेट नाइट काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना था और हमारे पास समय ज़्यादा नहीं था, तो मैं रुक गई। इधर सनाया ने राहुल से कहा कि क्या हुआ, आज भी माही नहीं आ रही है? जरूर ऑफिस का काम कर रही होगी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर लेते? राहुल ने मुझे कॉल किया, मुझसे कुछ देर बात की, फिर मुझसे पूछा कि सूरज है क्या वहाँ, जरा देना उसे, मुझे उससे बात करनी। मैंने कहा नहीं, वो नहीं है, ऑफिस में मैं अकेले ही हूँ। राहुल ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। फिर मैं अपने कामों में लग गई। तभी ना जाने कहाँ से सूरज आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी कुछ फाइल लेने आया है जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसने फाइल ली और जब फाइल लेकर जाने लगा तो वो मुझसे जानबूझकर टकरा गया और हम दोनों नीचे गिर गए। वो मेरे ऊपर था, तभी राहुल वहाँ आ गया और मुझे सरप्राइज देना चाहता था। उसने जो हुआ वो देख लिया, फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सूरज ने मुझे किस कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं अपनी जगह खड़ी हुई और मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। शायद वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गई। मैंने सूरज की तरफ नहीं देखा, शायद मुझे देख लेना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में जो बदले की भावना थी, मुझे कम से कम उसका तो पता चल गया होता। राहुल ने मुझे अगले दिन मिलने को बुलाया तो मैंने उसे सूरज के ऑफिस आने की बात बता दी। राहुल ने मेरा हाथ थाम कर बोला, मैंने सोच लिया है कि हम आज से ठीक 4 दिन बाद सगाई करेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसके गले से लग गई। मुझे शायद ही कभी इतनी खुशी मिली होगी लाइफ में। ये बात राहुल ने सनाया को बताई। सनाया ने ये बात सूरज से कही। सूरज ने मुझे कॉल किया। मैं उसका कॉल उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उठा लिया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है और मैं पागल उसकी बात का भरोसा कर बैठी। मैं उससे मिलने चली गई। हम लोग एक क्लब में थे, वहाँ पर सनाया भी थी। पहले सूरज ने माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे सनाया ने जूस ऑफर किया, मैंने वो पी लिया। कुछ देर बाद मुझे सब धुंधला दिखाई देने लगा। मेरे जूस में उन दोनों ने कुछ मिला दिया था। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी पर कुछ भी देख नहीं पा रही थी। फिर सूरज मुझे अपने घर ले गया। उधर राहुल ने मुझे कई बार कॉल किया। मेरा फ़ोन जब नहीं उठा तो वो परेशान हो गया। उसने पूजा से पूछा तो उसने भी बताया कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो राहुल बहुत परेशान हो गया, वो मुझे ढूंढने निकल गया। उधर उसी के घर में मैं पड़ी थी। सूरज ने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया और खुद मेरे ऊपर आ गया। वो मेरे कपड़ों को निकालने लगा। मैं चाह रही थी उसको रोकना, पर मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मैं बस वो सब मेरे साथ होते हुए देख पा रही थी। माही अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर रोने लगती है। सुबह जब हुई तो राहुल थका हारा घर लौटा। वो बहुत निराश हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो जब वापस जाने लगा तो सूरज ने जानबूझकर मेरा नाम लेकर बोला, माही लव यू। राहुल ये सुन करके कमरे में आ गया। उसने मुझे सूरज की बाहों में देखा तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गया। मैं उसके पीछे भागी। मैंने उसे रोका। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने राहुल का हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो रुक गया। मैंने कांपते हुए कहा, राहुल। राहुल बिना कुछ बोले मेरी तरफ मुड़ा। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या मैंने जो देखा वो सच था? मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ मुझे कहने की। मेरा सिर नीचे की तरफ झुक गया था। उसकी आवाज़ में तकलीफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, तो मैंने जो देखा वो सच था। फिर उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और बस इतना कहा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो अंदर से टूट गया है। फिर उसने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ा और रोते हुए बोला, बोल दो माही कि मैंने जो देखा वो झूठ था, वो सच नहीं था। मैं मान लूँगा माही, लेकिन ये मत कहना माही कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने टूटे दिल को संभाल नहीं पाऊंगा माही। बोल दो। उसने मेरे हाथों को अपने सीने पर रखा और बोला, देखो माही, मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। प्लीज़ माही, कह दो मैंने जो देखा वो झूठ था, वो झूठ था।
मैं उसको सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी सूरज वहाँ आ गया और उसने राहुल से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, कल हम दोनों बहुत नशे में थे और माही ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है, तो मैं ही बहक गया, मुझे माफ़ कर दो भाई। राहुल ये सुनकर वहाँ से तुरंत चला गया। मैं उसके पीछे भागी लेकिन उसने मुड़ करके भी नहीं देखा और वो वहाँ से चला गया। मैं वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी सूरज आया और मेरे सामने हंसते हुए कहा कि ये मुझे थप्पड़ मारने की सज़ा थी, अब तुम मेरी हो। वैसे मुझे मज़ा बहुत आया तुम्हारे साथ वो सब करके। ये सुनकर मैंने उसे एक और थप्पड़ दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ फिर से वही सब किया। उसने बोला कि अगर मैं फिर कभी राहुल के करीब गई तो वो राहुल को बर्बाद कर देगा और पूजा के साथ भी वही सब करेगा। मैं डर गई। उसने 2 दिन तक मेरे साथ वही सब किया। फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं देखी कि वहाँ कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ घाव के निशान थे। मैंने कपड़े पहने और मैं वहाँ से भागने निकली। लेकिन जब मैं सीढ़ी पर पहुंची तो सूरज ने मुझे पीछे की तरफ खींचा। उसका हाथ गीला था जिसकी वजह से मेरा हाथ उसके हाथों से छूट गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं 10 दिन के लिए कोमा में चली गई। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भाग निकली। मैं पूजा के पास गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये देश छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए क्योंकि राहुल बाहर गया है और सूरज मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी करेगा। मैंने कई बार राहुल को कॉल किया। उसने एक बार उठाया और कहा कि मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मैं उसे आगे कुछ बोलती तब तक उसने फ़ोन काट कर दी। मुझे पूजा की बात सही लगी। मैंने कहा कि हम कल चलेंगे। अगले दिन जब मैं और पूजा एयरपोर्ट के लिए निकले तो एक चैन में कुछ आदमी आए और मुझे उन्होंने उठा लिया। वो मुझे एक कमरे में ले करके गए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये सूरज के आदमी होंगे, लेकिन वो कोई और था। मैं उसको नहीं जानती थी। उसने मुझे देखा और मेरा असली नाम लिया। मैंने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो मुझे अजीब लगा क्योंकि मेरा असली नाम तो सिर्फ राहुल को पता था। तो मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? तो वो हंसते हुए बोला, मेरा नाम अजय सिंघानिया है। आप मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था, आपको अपने हाथों से मारने के लिए। मैंने जब उसका नाम सुना तो मुझे याद आ गया कि वो वही है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया और उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। इस बात पर वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? खुदकुशी? तुम भी बाकी दुनिया वालों की बात पर विश्वास करती हो? उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उन्हें मैंने मारा है, अपने हाथों से मारा है उन्हें। मैंने जब ये सुना तो मेरा मन तो किया मैं उसको उसी तरह से जलाकर मार डालूं, पर मैंने उससे सब कुछ जानने का फैसला किया। इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, बदला लेने के लिए किया। मैंने फिर पूछा, कैसा बदला? तो उसने बताया कि मेरी माँ, मेरे पापा और वो तीनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। वो मेरी माँ को पसंद करता था लेकिन मेरी माँ नहीं करती थी। उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली और उसे लगा कि वो अमीर नहीं है, इसीलिए मेरी माँ ने उसे छोड़ दिया था। उसने मेरे पापा को बर्बाद करने की ठान ली और उसने मेरे पापा की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने पैसों का फ्रॉड करना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी का दिवालिया निकालने वाला था। फिर वो मेरे घर आया और उसने मेरी माँ को उसके साथ चलने को कहा। मेरी माँ ने उसे मना किया तो उसने उनको मारा और उनको खींच के अपने साथ ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने जब ये देखा तो उसकी तरफ बढ़े तो उसने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर उसने हमारे घर में आग लगा दी। मेरी माँ ने जब सबको आग में जलते देखा तो उसको धक्का देकर अंदर की तरफ चली गई और वो भी बाकियों के साथ चल गई। फिर वो बोला, लेकिन तुम बच गई। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, लेकिन जब तुम्हारी याद आई तो तुम वहाँ नहीं थी। मैंने तो तुम्हें खोजना शुरू कर दिया। फिर मुझे राजीव की याद आई, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा वफादार निकला। उसने तुम्हें छुपा दिया। मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया लेकिन उसने तुम्हारा पता नहीं बताया। मैंने तो सोच लिया था कि तुम मर गई होगी, लेकिन फिर सनाया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं खुद को तुम्हारे बारे में पता लगाने से रोक नहीं पाया। फिर मैंने अनाथालय के लोगों को उठा लिया तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। फिर मुझे सुकून मिला
कि आखिर तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होनी लिखी है। तुम दिखती तो अपनी माँ की जैसी हो, लेकिन आदत तुम्हारे बाप की है दूसरों के प्यार को चुराने की। लेकिन मैं उसके साथ वो सब फिर से नहीं होने दूंगा। अब उसे सब कुछ मिलेगा जो उसका है। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं अंदर तक हिल गई। जी चाह रहा था कि उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं उसकी हंसी सुन के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मुझे जिंदा रखा, लेकिन मुझे वो लोग रोज़ टार्चर करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, कभी कभी तो खाना भी नहीं देते थे। फिर 6 दिन बाद एक लड़का आया। उसने मुझे देखा। शायद उसको मुझे टार्चर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव के लिए उस पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया और समय देखकर वहाँ से भाग निकली। मैंने कैसे भी करके पूजा से कांटेक्ट किया। मैं और पूजा दोनों अपने एक दोस्त के वहाँ छुप गए। पूजा ने बोला कि हमें ये देश छोड़ना होगा। मैंने उससे अपनी कंपनी बेचने को कहा। हम दोनों ही निकलने वाले थे कि तभी पूजा को तुम्हारी दादी का कॉल आया। उन्होंने मुझे तुमसे 4 साल के लिए शादी की बात की। पूजा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मैं उस पर बहुत नाराज़ हुई तो उसने मुझसे कहा, इस समय सब जगह विजय के आदमी और सूरज के आदमी मुझे तलाश कर रहे होंगे। वो लोग हर जगह होंगे और पिछली बार की तरह फिर से पकड़ लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और अगर मेरी शादी आपसे हो जाती तो मैं सेफ रहूंगी, और तब तक वो लोग मुझे ढूंढना बंद कर देंगे। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं आपके साथ रहती हूँ, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी और फिर मैंने आपसे शादी कर ली। और पूजा सिंगापुर निकल गई। माही जोर जोर से रोने लगी। मनोज ने उसको गले से लगा लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने सोचा कि जिसने भी मेरी बीवी के साथ गलत किया है, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहा है। उसने माही की आंखों में देखा और कहा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना रोना था तुमने रो लिया। अब उनकी बारी है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मनोज गुजराल की वाइफ पर हाथ डाले। क्या आप इस कहानी के आगे के भाग को सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक यू।